को 2.5 घंटे में संपन्न किया। फिर प्रसाद वितरण हुआ। तो इस 5 साल का जो भी श्रेय जाता है, मैं पूरा श्रेय अपने यशस्वी प्राचार्य जी को देता हूँ। आप आए महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करते ही राष्ट्रीय सेवा योजना पर आपने दृष्टिपात किया और यह विजन दिया कि राष्ट्रीय सेवा योजना होना चाहिए। पहले भी था हमारे महाविद्यालय में, लगभग 12-15 साल तक था, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से सुसुप्ता अवस्था में हो गया था, प्राय विलुप्त हो गया था। उसको फिर से जीव जान दे करके मेहनत से यूनिट लाई गई 2021-22 में। फिर दूसरे ही वर्ष हमारे कार्यों से प्रभावित होकर के दूसरी यूनिट भी विश्वविद्यालय ने निर्माण किया और तब से निरंतर यह कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक 4 वर्षों तक हम लोग शिविर इसी महाविद्यालय में परिसर में लगाते थे, क्योंकि हमारे पास छात्राओं की संख्या लगभग 80% है और छात्रों की संख्या 20% है 100 में। इसलिए हमारी मजबूरी हो जाती है महाविद्यालय में लगाने की। लेकिन इस बार हमने एक नया प्रयोग किया कि महाविद्यालय परिसर से बाहर हम लोग भीमचंडी के धर्मशाला में, क्योंकि हम 2 गांव गोदरीय हैं, भीमचंडी गोविंदपुर को और असवारी राजा प्रताप को, उस दोनों गांवों में जितना हो सकेगा हम लोग अपना विकास करेंगे, रैलियां निकालेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जो हमारा विजन है जल बचाओ, स्वच्छता, पर्यावरण की सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, योगा, सड़क सुरक्षा, जितने भी नशा मुक्ति अभियान, ये सारे विजन को, वृक्षारोपण, इस सब को हम इस 7 दिन में लेकर चलेंगे। हम संस्थापक महाराज महामहिम संस्थापक जी को, मां सरस्वती जी को भी नमन करते हैं, संकट मोचन भगवान को नमन करते हैं कि हमें वो शक्ति प्रदान करें कि हम अपने इस सारे विजन को, विश्वविद्यालय और शासन की जो थीम है उसको हम पूर्ण कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमारे निदेशक जी एक तरह से मित्र भाव से, मैंने जैसे फोन किया आपने तुरंत एक्सेप्ट किया। अभी तक 3 कार्यक्रम महाविद्यालय में आपके द्वारा कराया गया। इस बार हमें अवसर मिला आपका स्वागत करने का, मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। महाविद्यालय की स्वयं सेविकाएं तस्लीमा नसरीन और राधा को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और राष्ट्रीय सेवा योजना गीत की अपनी प्रस्तुति दें। एक साथ प्लीज। ये सामूहिक है, यहाँ से लोग प्रस्तुत करेंगे, आप लोगों को भी बोलना।
राष्ट्रीय सेवा योजना जगे गांव और नगर जगे है जागा सारा देश है। गांव और नगर की दूरी कम करके बतलाएंगे। गांधी के सपनों को सचमुच सच करके दिखलाएंगे। धर्म जाति भाषा के झगड़े हमको छू ना पाएंगे। भारत की सोने की चिड़िया फिर से हम बनाएंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना नवयुग का संदेश है। जगे गांव और नगर जगे है जागा सारा देश है। सबका हित और सबका सुख एनएसएस का नारा है। चाहे जो हो जैसा भी हो भारत हमको प्यारा है। किसी देश में जीना मरना इसका बंधन और लगन। जीवन राष्ट्रीय सेवा योजना नवयुग का संदेश है। जगे गांव और नगर जगे है जागा सारा देश है। महाविद्यालय के संस्थापक महाराज जी के श्री चरणों में सिर झुकाता हूँ, नमन करता हूँ, जिनकी दूरदृष्टि से ऐसे महाविद्यालय की स्थापना हुई और आप हमारी आज बेटियाँ जो ग्रामीण परिवेश की रहने वाली अधिकतर है, ये ग्रामीण क्षेत्र था। आज शहरी क्षेत्र में तो हो गया, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र का एक महाविद्यालय था। इस महाविद्यालय प्रबंध तंत्र के सभी सदस्यों के प्रति मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जैसे प्रबंध तंत्र के लोग थे उतने ही तरह हमारे प्राचार्य जी हैं। मैं प्राचार्य जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला। और राष्ट्रीय सेवा आचार लोगों के बीच नहीं करूँगा, एकदम व्यवहारिक चीजें, साधारण चीजें जो आप लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं। सर जी ने जैसा कहा अभी स्वागत भाषण में कि आप करेंगे क्या 7 दिन। 7 दिन आपका एक नया जीवन का परिवेश होगा। एक साथ उठेंगे, बैठेंगे। और मुझे याद आ गया, मैं भी आप लोगों की तरह से अपने शिक्षण कार्य के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना का सदस्य स्वयं सेवक रहा हूँ। 7 दिन मेरा भी कैंप लगा था ये रामेश्वरम में। तो ये 7 दिन का जो अनुभव आपको मिलेगा पूरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 7 दिन एक साथ लोग रहेंगे, अलग अलग सबके विचार हैं, अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग प्रतिभाएं हैं, लेकिन 7 दिन आपका समन्वय हो जाएगा। सबके विचार, सबकी भावनाएं, सबकी समस्याएं, सबकी प्रतिभाएं 7 दिन में लोग दूसरे से मिल जाएंगे। अब सवाल है ये हमने क्या मांगा? ये बच्चियों ने गीत गाया। जो राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य है वो गीत में आपने परिलक्षित किया। सर ने कहा कि आप तो मुझे क्या आमंत्रित किया। मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार वाराणसी कार्यालय में कार्यरत हूँ
आपका काम हमारा काम एक है। सूचना प्रसारण मंत्रालय भी देश की जनता के बीच में सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों का, सरकार हमेशा लोक कल्याणकारी नीतियां बनाती है, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम बनाते हैं, उसकी जानकारी आम जन तक हम विविध माध्यम से पहुंचाते हैं और वही काम आप भी कर रहे हैं। जैसा कि सर जी ने कहा कि 7 दिन आप स्वच्छता के बारे में लोगों को सचेत करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में सचेत करेंगे, महिला सशक्तिकरण की दिशा में आप लोग सचेत करेंगे, महिलाओं को जो कानूनी अधिकार दिए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो अपनी माताओं को उनको जानकारी देंगे। इसी तरह से इस गीत में आपने एक शुरुआत किया नवयुग। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना कब हुई? इसमें सब लिखा है ना? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ साथ वह एक स्वयं सेवक भी थे। गांधी जी की सेवक थी, यानी हर कार्य वो स्वयं करने के लिए स्वयं की पहल करते थे। स्वच्छता के प्रति, साफ सफाई के प्रति, समाज में जो त्रुटियां थी उसके खिलाफ उन्होंने जो संघर्ष किया, उसके खिलाफ आवाज उठाया, लोगों को जागरूक किया। तो एक राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है कि आप समाज की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आगे आए। आप हमने कहा है कि 7 दिन आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो स्वयंसेवक है उसका उद्देश्य ये कि आपके अंदर एक व्यक्तित्व का विकास हो, एक भावनात्मक विकास हो, लगाव का विकास हो। तो ये सेवा योजना इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जब 100वीं जयंती वर्ष मनाई गई तो उसी अवसर पर देश भर के विश्वविद्यालय में ये तो कक्षा 11-12 से भी ये योजना शुरू हो गई है। तो विश्वविद्यालय स्तर पर एक परिपक्वता की श्रेणी आप किशोरावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। स्नातक लेवल के जितने छात्र छात्राएं होते हैं तो किशोरावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आपकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को आप निभाएं। जैसा कि मैंने कहा अभी कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। महिलाओं के लिए भारत सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है, जानते हैं आप लोग? आपको कानूनी अधिकार मिला है सुरक्षा का। सबसे बड़ा क्या है? मुख्य बिंदु है सुरक्षा का। उसके बाद अभी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में आपके प्रतिनिधित्व देने के लिए कानून बनाया है। पंचायती राज में पंचायत आप जानते हैं, वो चाहे ग्राम सभा हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, उसी से तरह से नगर पालिका हो, नगर पार्षद हो और महानगर हो, उसमें भी आपको 33% सीट दी गई है। 37% सीटें आरक्षित की गई है। विभिन्न राज्यों में नौकरियों में भी आपको आरक्षण मिला है। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में तब आप अपने हर कार्य में अव्वल रहेंगे। और यह अव्वल बनाने का दायित्व केवल पास नहीं है, आपको औपचारिक शिक्षा भी मिलती है, अनौपचारिक शिक्षा भी मिलती है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, कोई बताएगा? बताइए, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। हाँ बताइए, शब्दों का भेद है। हाँ बताइए। औपचारिक शिक्षा जो हम स्कूल और कॉलेजों में लेते हैं और अनौपचारिक शिक्षा जो हम समाज से, घर से, परिवार से। हाँ सही है, उत्तर सही है। इसलिए औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा आपने उसी दिन से ग्रहण शुरू कर दिया है जिस दिन आप जन्म लिए। भले न व्यक्त कर पाते हो, रोज भले न पाते हो, माता पिता इशारा से सिखाते हैं, शिक्षा उसी दिन ग्रहण करने शुरू कर देते हैं। सुनते हैं, अव्यक्त तो नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं तो अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती जाती है। तो जो आपका शिविर होगा
राष्ट्रीय सेवा योजना का, उसमें औपचारिक भी शिक्षा है। एक सिस्टम जो है महाविद्यालय है, महाविद्यालय के तहत आप पंजीकृत हैं, उस सिस्टम के तहत आपको शिविर में जाना है। तो औपचारिक भी यहाँ है और अनौपचारिक है। ये शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर दोनों प्रकार की शिक्षाओं का संगम है, समन्वय है। यहाँ औपचारिक भी शिक्षा आप ग्रहण करेंगे, अनौपचारिक भी शिक्षा ग्रहण करेंगे और दूसरों को अनौपचारिक शिक्षा देंगे। जो आपकी एक्टिविटी होगी वो क्या होगी? वो अनौपचारिक शिक्षा होगी। गांव में आप श्रमदान करेंगे तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, दूसरे भी आएंगे तो क्या हो गई? वो अनौपचारिक शिक्षा हो गई। जब साक्षरता अभियान देश भर में स्कूलों से जाते थे तो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के लोग भी, NSS के लोग भी, स्काउट गाइड के लोग भी उसमें योगदान किए। तो समाज केवल औपचारिक शिक्षा से नहीं आगे बढ़ता, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा दोनों का मार्ग है। आप जिस शिविर में जा रहे हैं वहाँ दोनों का समन्वय है। मैं लंबा समय नहीं दूंगा, लेकिन जो उद्देश्य मेरा है वही उद्देश्य आपका है। हमारा भी काम है कि स्वस्थ मनोरंजन के साथ स्वस्थ सूचना देना। इस गीत में आप दिखाया है नवयुग, जब हमारा देश आजाद हुआ, सन 1951 में चुनी हुई सरकार बनी, पंचवर्षीय योजना के तहत योजना आयोग बना। उसी समय से देश में निरंतर विकास की जो अवधारणा शुरू हुई, उसमें प्रचार प्रसार का और समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो बच्चों ने अभी गीत गाया नवयुग, आज क्या चुनौतियां हैं आपके सामने बताइए? आज तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है, वो भी आपकी चुनौती है। आप देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट की समस्याएं हैं, ऑनलाइन ठगी की समस्याएं हैं। ये कौन दूसरों को बताएगा? आप पढ़े लिखे लोग ही समाज को बताएंगे कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग तो करिए, लेकिन उससे सावधान भी रहिए, उससे बच के भी रहिए। ये कौन करेगा? ये आप ही जैसे यूथ के संगठन करेंगे, यूथ के समूह करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे। एक छोटी सी खबर मैं मीडिया का आदमी हूँ, अखबार में अगर एक कोई घटना घटती है, मृत्यु सी ना हो, उसके लिए उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। घटना कैसे घटी, क्यों घटी, किसकी कमी से घटी, तो वो सावधानी जो दूसरे लोग होते हैं उनके अंदर आ जाती है। आप ये समझते हैं केवल अखबार में, मीडिया में, उसके आगे ऐसी घटनाएं न घटे। सावधानियां क्या हमें बरतनी है, उस सावधानियों की तरफ भी वो इंगित करता है। वो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं कि ऐसा सूचना का एक सकारात्मक पक्ष होता है, एक नकारात्मक पक्ष होता है। आप हमेशा सकारात्मक पक्ष का प्रयोग करें। इस समय ये विषयों का कॉम्बिनेशन लेना है, अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करना है, ये कैसे होगा? एक दूसरे से जब चर्चा करेंगे, समूह में बातचीत करेंगे, 7 दिन केवल श्रम नहीं करेंगे बल्कि बौद्धिक चर्चा करेंगे। एक नई टेक्नोलॉजी आई है AI। आप मोबाइल पर कुछ भी मांग लीजिए, AI पर डाल लीजिए और उत्तर और जवाब उसका आ जाएगा। लेकिन हो सकता है वो आपके लिए प्रासंगिक ना हो। जिस विषय के संदर्भ में आप सूचना चाहते हैं वो आपको तो रास्ता बता दिया, शब्द दे दिया, कंटेंट दे दिया, लेकिन उसको आप कहाँ उपयोग करेंगे? जब तक आपके पास गहराई का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका सही उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। इस पर भी चर्चा करिए। आगे आने वाला समय तकनीक का समय है, तकनीक गलती भी कर सकती है, लेकिन व्यक्ति के पास अगर ज्ञान रहेगा, समझदारी रहेगी। इसीलिए मेरा एक अनुरोध है, मूल किताबों को जरूर पढ़िए। जो हमारे मूल किताबें हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे अनुसंधानकर्ता हैं, हमारे साहित्यकार हैं, हमारे राजनीति विज्ञान के अच्छे विद्वान हैं, समाजशास्त्र के हैं, इतिहासकार हैं, उनकी मूल 7 दिवसीय शिविर के पहले दिन आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो वाराणसी परिक्षेत्र के सहायक निदेशक डॉक्टर लाल जी, कार्यक्रम अधिकारी द्वय डॉक्टर अखिलानंद जी, डॉक्टर अर्चना,
इस सभागार में उपस्थित महाविद्यालय के चीफ डॉक्टर अंगद जी, आपको छात्रा। तो आज जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो 7 दिन चलेगा, उसका कास्ट आपको विद्वान याद होगा या भूल चुका है, बताते ही याद है क्या करना है 7 दिनों तक। आपको आपके कार्यक्रम को दिशा देंगे। आज उन्होंने बताया कि 5वां लगातार ये सतत 7 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है, जिसका श्रेय उन्होंने मुझे दिया है और ये श्रेय मैं लेना नहीं चाहता हूँ। कार्यक्रम अधिकारी द्वय आप दोनों ने ही ये राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम चलाए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम केवल एनएसएस की हद तक नहीं, उसके बियॉन्ड, उससे ज़्यादा। और ये बात आप लोग महसूस करेंगे जब आपके 7 दिन पूरे हो जाएंगे, तब आप अपना अनुभव मुझे बताएं कि आपने क्या सीखा है। केवल एक फर्क है और वो ये है कि आप अकेले बहुत सारे काम करते हैं, आप अकेले पढ़ाई करते हैं, अकेले कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करेंगे, सफलता या असफलता वो भी अकेले होगी, लेकिन ये काम कम्युनिटी वाला आप साथ में हैं। क्यों साथ में? क्या 12th क्लास का कभी आप साथ में रहे किसी काम में? बताइए आप लोग। लेकिन कम्युनिटी सेंटिमेंट क्या है, ये बात आपको समझनी होगी इस टाइम में। पहले आप अभी कहते हैं हाँ या माँ नहीं है। अच्छा, आपने जितने विषय पढ़े अच्छा लगा, आप ऐसा कोई विषय है जो आपने नहीं पढ़ा पहले, अब पढ़ रहे हैं? मेरा सवाल सही से है। आपने सब कुछ पढ़ा है, कभी मैथ पढ़ी होगी, कभी साइंस पढ़ी होगी, कभी जियोलॉजी बॉटनी पढ़ा होगा, कभी सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जिसको सिविक्स कहते हैं, पहले सब कुछ पढ़ा होगा आपने। इकोनॉमी भी पढ़ी है, पॉलिटी भी पढ़ी है, पढ़ी है। ये तो हमने बहुत आसान सवाल है, कोई कठिन चीज नहीं पूछी। फिलॉसफी कभी आपने पढ़ा है 12th क्लास में? नहीं पढ़ा ना? क्यों नहीं पढ़ा है? पूरी दुनिया में नहीं पढ़ाया जाता कक्षा। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि आपका मस्तिष्क इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो सब्जेक्ट पढ़ पाए, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता। वैसे तो प्योर फिलॉसफी कुछ और है, आप में से कुछ लोग जरूर स्टूडेंट होंगे फिलॉसफी के, लेकिन यहाँ पर मेरे बताने का मतलब यह है कि वो विषय इसलिए आपने नहीं पढ़ा क्योंकि आपका मस्तिष्क उस कार्य के लिए, उस विषय को पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए उपयुक्त नहीं था। और पूरी दुनिया में नहीं माना जाता, भारत की बात नहीं। ठीक है, और देखिए अब मेरा अगला सवाल है, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि फॉर्मल इनफॉर्मल, 2 तरह की बात की उन्होंने, 2 तरह की शिक्षा की बात की। इस एजुकेशन सिस्टम में जिसमें आप पढ़ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? अभी आप स्नातक कर रहे हैं, स्नातक कुछ भी हो सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी हो सकता है। इस पैटर्न पर, जो ब्रिटिश पैटर्न है जिस पर हम लोग चल रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? पीएचडी की। ठीक है, पीएचडी का फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। चाहे आप फिजिक्स में करें तो डिग्री, चाहे आप हिस्ट्री में करें, चाहे कॉमर्स में करें, डिग्री का नाम क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे आप, लेकिन डिग्री का सबसे अंतिम डिग्री का नाम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी क्यों है? अभी वही विषय जो आपने पहले नहीं पढ़ा कभी, इसको अब आप पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों है? कभी सोचा है आप लोगों ने? चिंतन, सोचना, उसी को फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है, तो सोचने की जो प्रक्रिया है, दिमाग की जो एक्सरसाइज है, और सोचने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह दूं कि 2 × 2 = 4 होता है और मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूं। क्या ऐसा हो जाएगा? क्यों नहीं होगा?
क्या मैं गलत सोच रहा हूँ कि 2 और 2 का गुणा होगा तो 4 होगा? तो फिर मैं वैज्ञानिक क्यों नहीं? क्योंकि ये बात हजारों साल पहले बहुत लोग सोच चुके हैं। मॉडर्न चिंतन है, ओरिजिनल थिंकिंग है, नया सोचना है, तो उस बात की कीमत है। जिसने सबसे पहले सोचा होगा वो वैज्ञानिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हैं किस वजह से? कम्युनिटी सेंटिमेंट के कारण। आपको जो काम करना है वो अकेले नहीं करना है, मिल करके करना है। ठीक है, कई तरीके से बात आप लोगों के सामने रखी गई है कि आपको आने वाले 7 दिनों में जो करना है वो ग्रुप बना करके सामुदायिक भावना से करना है, एक साथ करना है। तो आप लोग मानसिक रूप से तैयार हैं? अभी थोड़ा अलाइनमेंट की कमी दिख रही है। यस सर की आवाज थोड़ी धीमी है। ठीक है, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा दोबारा और फिर सामुदायिक रूप से किया। ठीक है, अकेले तो आप लोग बहुत आगे तक जाएंगे, मुझे पता है। जितना आपके अंदर कैलिबर है उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, आगे जाने के और रास्ते खुलेंगे जब आप स्नातक की डिग्री ले लेंगे। लेकिन ये काम करके और इस काम का जो परिणाम है उससे आप लोग मुझे अवगत करें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। 7 दिन ये काम करिए और कॉलेज का भी, अपना भी, अपने परिवार का भी, सबका नाम रोशन करिए। धन्यवाद। क्योंकि सर इससे हम लोगों के बीच जो है महाविद्यालय में अपने से ही कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन ये बच्चों को भी, इसलिए सर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और कार्यक्रम की बात आप कर रहे हैं सर, तो हम लोग एक दिन कैंप लगाए थे भीमचंडी में। वहाँ के प्रधान जी बच्चों से पूरे तालाब में झाड़ू लगा के सफाई तो करवाएगी, साथ ही वहाँ जो काई जमी है उसके लिए उन्होंने वादा किया कि हम जाली मंगा के रखेंगे और आप 7 दिन के बीच इन बच्चों से इसको भी साफ करा दीजिएगा। तो सर हम लोग वादा किए हैं, उसकी भी सफाई करानी है। साथ साथ भीमचंडी और असवारी गांव के बीच सारे कार्यों को करेंगे। और आप यदि मौका निकाल सकते हैं तो 15 के बीच एक दिन और हम लोगों को समय दीजिएगा। इसके लिए मैं सर आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद के क्रम में अपने मुखिया सहज सरल सादगी की प्रतिमूर्ति, किसी भी बात को कहिए तो मुस्कुराते हुए जवाब देना, हमारे यशस्वी और ऊर्जावान प्राचार्य सर को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो है एनएसएस का कार्यभार हम लोगों को सौंपा तो है, लेकिन बिना आपके निर्देशन के हम लोग कुछ नहीं करते हैं और आप हर बात को बहुत ही सहज ढंग से स्वीकार करते हुए हाँ करते हैं, तो हम लोगों को बहुत आसानी हो जाती है। और सर मैं वादा करती हूँ कि ये आज का दिन छोड़ के 6 दिन अभी हम लोग एक साथ रहेंगे और इस महाविद्यालय का और आपका जो है आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। इसलिए आपको हृदय से एक बार धन्यवाद देती हूँ। हमारे प्रथम इकाई के कार्यक्रम अधिकारी, इनके में तो ऊर्जा की कभी कोई कमी ही नहीं होती है। 16 साल के बच्चों वाला काम भी इनको आप 100 फीसदी दौड़ के करते हैं, इसलिए इनको धन्यवाद क्या दूं, क्योंकि इनको साथ ही मेरे रहना है। लेकिन औपचारिकता पूरे करते हुए आपको भी धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद के हमारे चीफ प्राक्टन शारीरिक शिक्षक दौड़ा देते हैं बच्चों को यहाँ से लेके गंगापुर तक, इसलिए इनको भी धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने संचालन का काम बखूबी बनाया। हमारे शिक्षक वर्ग की श्रेणी में बैठे हुए शिक्षा शास्त्र विभाग के डॉक्टर भूपेंद्र सर को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हम लोगों को, हमारे बच्चों को दिया, इसलिए आपके धन्यवाद के पास। धन्यवाद के क्रम में हमारे ये सारे स्वयं सेवक जो यहाँ बैठे बिल्कुल मुरझाए हैं, क्योंकि 8 बजे बुला लिया गया था और जोर से ये सब चिल्लाए हैं, क्योंकि माइक की व्यवस्था नहीं थी। सुंदरकांड का पाठ की बहुत दूर तक आवाज गई है। मैं जब सब्जी मंडी की तरफ से आ रही थी तब आपकी आवाज हमको वहां तक पहुंच रही है, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आपको हमको 7 दिन साथ रहना है, इसलिए हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही मुस्कुराते हुए समय बिताते हुए 15 तारीख को समापन कर लेंगे, इसलिए आप भी धन्यवाद के पात्र। और
प्रत्यक्ष रूप